हेलो गाइज, आज की ये जो हमारी वीडियो है वो है BCOE 142, जो कि क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसकी फुल फॉर्म थी। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन की वीडियो भी चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपको उसकी वीडियो भी अवेलेबल करवा देंगे। ये वीडियो तो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने इसमें सारे इंक्लूड किए हैं, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको इसमें सारे मिलेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला था वो था सेक्शन बी। जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं, जो थियोरेटिकल होते हैं, वो मोस्टली सेक्शन ए में रहते हैं। सेक्शन बी में भी कुछ थियोरेटिकल होते हैं, बट मोस्टली सेक्शन जो बी होता है उसमें हमारे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। और एक बच्चों को इसमें ये डाउट रहता है कि हम ये जो BCOE 142 का एग्ज़ाम है इसमें हम क्वेश्चन पेपर कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउ होता है, आप इसमें कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर इसमें टोटली अलाउड होता है, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप लेके जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिकल था वो था क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इस क्वेश्चन में हमें क्या था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन था, बाकी सारे डेप्रिशिएशन एज पर सेक्शन 205, डेप्रिशिएशन एज पर बुक्स दिया हुआ था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई थी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए थे, और हमारा डिवेंचर रिडम्पशन फंड में जो डालेंगे वो सब, मतलब हमें सारी जो था प्रॉफिट के जो यूज़ थे वो दिए हुए थे। तो इसमें जो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, पहले हमें इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद ही तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो सबसे लास्ट में बचता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना वो सिक्योर्ड नहीं होते। अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और अगर कुछ नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है उसे हम एक तरह से बोलते हैं कि भाई बहुत रिस्की है। आपका जो पैसा है, मान लो आपने 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आपको ये भी हो सकता है कि आपको 10 लाख का 20 लाख भी मिल जाए, और हो सकता है आपका 10 लाख भी 5 लाख भी हो जाए या 0 भी हो जाए। तो इसलिए प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को तब मिलता है जब कुछ बचता है। सब कुछ करने के बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। तो अब इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट दी हुई है वो हम देखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो प्रॉफिट है उसमें निकालने के लिए कितनी एडजस्टमेंट हमको करनी है और कैसे कैसे करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर ये स्टेप बाय स्टेप हमें जब जैसे हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसके हैबिचुअल हो जाएंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो इसमें मोस्टली चीज़ ज़रूरत ये होती है कि हमें जो होता है वो क्या करना होता है, ज़्यादातर प्रैक्टिस करने से ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो आ जाता है। या फिर आप एक तरह से ये रट लीजिए, या एक तरह से कह सकते हैं कि आपको ये याद रखना हो कि पहले फर्स्ट स्टेप में क्या, सेकंड स्टेप में क्या, थर्ड स्टेप में क्या। जैसे सबसे पहले अगर हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट जो होगा ना, एक तो होता है कि हम बस सीधा क्वेश्चन आया और शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। पहले हमें प्रॉपर उसका फॉर्मेट बनाना है ताकि जो हमारी प्रेजेंटेशन है एग्जाम में वो भी अच्छी आए। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है वो हम लिखेंगे। उसके सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो उसमें से इंटरेस्ट होता है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो बिफोर इंटरेस्ट को आफ्टर इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने जैसे ही उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, वो प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे। अब सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें टैक्स माइनस करना होगा, जो कि फिर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स में क्या होगा, हमें डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स इसमें ऐड करना होगा, जो कि हम ऑलरेडी इसमें माइनस कर चुके होंगे। जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है ना, जो एज पर बुक्स होता है, वो क्या होता है, वो हमें इसमें वापस ऐड करना होता है, क्योंकि हमें जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन हमारा होता है ना, वो होता है डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 205। तो हम इसे टैक्स निकालने के लिए हम ये वाला डेप्रिसिएशन लेते हैं, लेकिन जब हमारा टैक्स निकल गया तो हम इसे वापस ऐड बैक करके एक्चुअल में जो लेस हुआ हमारा डेप्रिसिएशन वो हम लेस करेंगे। उसके बाद हमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब कोई पुराने ईयर्स का डेप्रिसिएशन जो अभी तक हमारी बुक्स में है, जो प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए,
पर टैक्स के कैलकुलेशन के लिए हम उसे नहीं कर सकते। तो जब टैक्स तो कैलकुलेट हो गया, अब जब हम इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें बचा कुचा करना होगा, जितना भी जो भी प्रॉफिट बचेगा वो, तो इसका मतलब उसमें से सब कुछ माइनस होगा, तो हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड पास्ट लॉस, मतलब पुराने साल के जो हमारे लॉसेज हैं हमें वो भी माइनस करने होंगे। फिर हमें डिबेंचर के लिए, जो डिबेंचर होल्डर हमारे हैं उन्हें हमें देना उन्हें हमारा डिबेंचर रिडीम होंगे, तो उसके लिए हम पहले से फंड बना के चलते हैं, तो उसमें हमें 1,50,000 हमें वहाँ पर डालना होगा, तो पहले वो माइनस करेंगे। फिर जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र करना है वो ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो बचेगा, फिर बचा 630। अब ये बचने के बाद क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, तो अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में भी सोचना होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हम प्रेफरेंस डिवीजन भी माइनस करेंगे। अब जब सब कुछ माइनस हो चुका है तो प्रॉफिट ये बचा, और ये प्रॉफिट जो है अब इसमें से और कुछ माइनस नहीं होना, तो ये प्रॉफिट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट देंगे। अभी हमें यही देखना होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है। अब आप समझ गए इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो था क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। इसमें हमें क्या दिया हुआ था, इसमें हमें कैश बजट लेना था, और कैश बजट होता है इसमें हमें एक तो बैलेंस शीट गिवन थी, और एक हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है, फुल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हमें इसमें गिवन है। तो जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दी हुई है, और हमसे पूछा क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इन्होंने बैलेंस शीट तो हमें 31 दिसंबर 2020 की दी है, पर हम एक तरह से इसे ओपनिंग मानेंगे। इन्हें जो था वो 2019 लिखना चाहिए था, या फिर यहाँ पर इसके अंदर हमें 2021 लिखना चाहिए था, बट ठीक है अगर उन्होंने दिया तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो है ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस के लिए हमें बैलेंस शीट गिवन है, क्योंकि इन लोगों ने क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है दैट मीन्स ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी ओपनिंग एज अ ओपनिंग बैलेंस हमारा काम करेगी। मतलब अगर हम लेंगे तो हमारा कैश या बैंक जो भी है हमारे पास 51,000 एज हमारा ओपनिंग बैलेंस का काम करेगा इसमें, ठीक है। अब हमें इसमें कैश बजट में क्या होता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना वो चलता है एक्यूरल बेसिस पर, और जो कैश बजट होता है वो हमारा चलेगा कैश बेसिस पे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है ना, मान लो अगर हमारा इस साल का 12,000 रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम पूरा 12,000 ही माइनस करेंगे, लेकिन अगर हमने दिया सिर्फ 11,000 है, 1,000 हमारा बाकी है, तो कैश में से हम सिर्फ 11,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 12,000 हमारा रेंट ज़रूर है लेकिन हमने दिया कितना, दिया हमने 11,000 है, तो हम पूरे 12,000 को माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह हम सारी एडजस्टमेंट लेके चलेंगे, लाइक सैलरीज है, चाहे अब जैसे डेप्रिसिएशन है, अब प्रॉफिट में से तो मान लीजिए हमारा प्रॉफिट 10,000 है और डेप्रिसिएशन हमारा 2,000 रुपये है, तो प्रॉफिट में अगर एक्चुअल देखा जाए प्रॉफिट तो वो तो 10,000 में से 2,000 माइनस हो गया 8,000 बचा, लेकिन अगर कैश देखा जाए तो डेप्रिसिएशन में हमारा कैश तो नहीं गया ना, तो कैश तो हमारा पूरा 10,000 रुपये है। तो वही सारी एडजस्टमेंट हमें देखनी होंगी कि किस एडजस्टमेंट से, अब हम हर एडजस्टमेंट को कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लाइक अगर कोई भी हमारी अगर सैलरी है, सैलरी हमारी ड्यू हो गई, हमने प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस कर दी कि हाँ हमारी इतनी सैलरी है, लेकिन हमने अभी अपने स्टाफ को दी नहीं वो सैलरी, तो वो कैश में से माइनस नहीं होगी। तो हर एक आइटम को, प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो, हम उसके हर आइटम को कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। लाइक जैसे डेटर है, डेटर हमारा ओपनिंग में 10,000 रुपये था और क्लोजिंग में अगर हमारा डेटर 8,000 रुपये हो गया, तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारे डेटर का मतलब क्या होता है, हमें जिससे पैसे लेने हैं। अब ओपनिंग में हमारे 10,000 लेने खड़े थे और क्लोजिंग में हमारे 8,000 रुपये लेने खड़े हैं, मतलब डेटर जो है वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए। दैट मीन्स अगर 10,000 से 8,000 हो गए तो हम ये मान के चलते हैं कि 2,000 का कैश आ गया, तो हम इसे कैश में ऐड कर देंगे। और यही डेटर अगर इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक पहले 10,000 थे, पहले हमें 10,000 लोगों से देना था और अब हमें 12,000 लोगों से देना है, तो इसका मतलब हमारा कैश जो है वो कम हो गया होगा। हमने अपना स्टॉक जो है सेल कर दिया बट डेटर से हमारा पैसा नहीं आया, इसका मतलब हमारा कैश कम हो गया होगा, क्योंकि हमने स्टॉक परचेज तो किया और डेटर को दे दिया पर डेटर से पैसा नहीं आया। दैट मीन्स हमने तो अपनी तरफ से सामान लगा के उसे दे दिया, हमने तो मटेरियल परचेज करके उसे दे दिया, पर उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैश में से लेस हो जाएगा। डेटर भले ही हमारा इंक्रीज हो गया लेकिन कैश तो कम हो गया। अगर हमें 1 तारीख को किसी से 10,000 रुपये लेने हैं और फिर हमने 2,000 रुपये उसे और दे दिए और 10 तारीख को हमें उससे 12,000 रुपये लेने हैं, तो 10,000 माइनस में 12,000, 2,000, तो 2,000 से हमारा कैश कम हो गया। अब हम क्या होगा कि बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, हम हर आइटम को कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कैश बजट का मतलब यही होता है। तो एग्जैक्टली अब हम ऐसे ही करेंगे। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अपना कैश बजट, क्योंकि हम हर एक चीज़ को अब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन हम ये लेंगे 51,000,
मतलब हम ये मान के चलते हैं जो बैलेंस शीट हमें गिवन है वो ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें 51,000 गिवन है। अब हमें देखना है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट की कौन सा आइटम इंक्रीज हुआ, कौन सा आइटम डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारे कैश पे क्या इफेक्ट आया। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम देखेंगे ओपनिंग हमारा कैश था 51,000 रुपीज। तो अब आते हैं हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, ये हमारा गिवन है 19,500, ये हमारा यहाँ पर गिवन है प्रॉफिट, यहाँ पर लिखा हुआ है 19,500, आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपको हमारे इन क्वेश्चंस की अगर ये सिर्फ पीडीएफ भी चाहिए ना, और अगर आपको इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी मैं जल्दी कर देती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि ये क्लियर नहीं आ पाता, तो डिस्क्रिप्शन में ना सब प्रॉपर पीडीएफ दिया हुआ है बिल्कुल क्लियर इमेज में, तो आप वहाँ से सिर्फ इसका पीडीएफ देख सकते हैं। वीडियो को आप सिर्फ समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारा इतना है। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन से भले ही हमारा प्रॉफिट कम हो जाए पर हमारा कैश कम नहीं होता, इस वजह से हम इसे ऐड बैक कर देंगे। अब होता है डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब हमें पहले बिल्स रिसीवर एक तरह से डेटर्स ही होते हैं हमारे, तो पहले वो 5,000 थे, अब वो 4,000 हो गए। इसका मतलब ओपनिंग में वो 5,000 थे, अब 4,000, इसका मतलब 1,000 रुपये वहाँ से आ गया होगा, तो हम ऐड कर देंगे। ऐसे इंक्रीज इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब पहले ये एक तरह से हमारे क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर मतलब वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, तो इसका मतलब पहले हमारे पास वो 10,000 रुपये थे, अब अगर क्लोजिंग में वो 12 हो गए, इसका मतलब हमने 2,000 और उनसे ले लिया और अब उनको देना है, तो ले लिया मतलब कैश तो आ गया ना, भले ही हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गया हो, कैश तो आ गया ना, भले ही हमारे जो लेने वाले थे वो इंक्रीज हो गए हो, कैश आ गया तो हम ऐड कर देंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम किसी को शेयर इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है, बदले में वो बंदा, हम उसे शेयर देते हैं और उससे कैश लेते हैं, तो कैश तो आया, इसलिए कैश ऐड हो जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर भी एक तरह से हमारी कैपिटल ही होती है। हम किसी को डिबेंचर इशू करते हैं और हम उनसे पैसा लेते हैं तो पैसा आया। डिक्रीज इन प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन मतलब हमने एक्स्ट्रा किसी को दे दिया था 1,000 रुपीज, एडवांस में किसी को दे रखा था, अब वो 0 हो गया, इसका मतलब हमने उसे वापस ले लिया होगा, तो वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब हमने 1,000 पहले से दे रखा था, अब वो 0 है, दैट मीन्स हमने वापस ले लिया और वापस आया तो कैश तो आया, तो हम उसे ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक मतलब पहले हमारे पास जो माल पड़ा था वो 20,000 रुपये का मटेरियल हमारे स्टॉक में पड़ा था, अब वो 15 का है, हम ये मान के चलते हैं कि 5,000 का हमने बेच दिया, और जब मटेरियल जाएगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा। सेम ऐसे ही लेस करेंगे परचेज ऑफ प्लांट। हमने कोई मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी खरीदेंगे तो भले ही मशीनरी आए, कैश तो जाएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर मतलब भले ही हमने फर्नीचर हमारे ऑफिस में आ गया, कैश तो गया, तो कैश माइनस होगा। इंक्रीज इन डेटर। पहले हमें हमारा डेटर 40,000 था, हमें किसी से 40,000 लेने थे, अब उससे 60,000 लेने हैं, इसका मतलब हमारा जो कैश था वो तो गया होगा ना, तभी तो अभी हमारे 40 लेने थे, अब 60 लेने, इसका मतलब और 20,000 हमारा चला गया। डिक्रीज ऑफ क्रेडिटर। डिक्रीज ऑफ क्रेडिटर मतलब पहले हमें किसी को 5,000 देने थे, अब हमें उसे 4,000 देने हैं, इसका मतलब क्या, हमने 1,000 उसे दे दिया होगा, दे दिया तो कैश चला गया, इसलिए कैश लेस होगा। डिविडेंड पेड। हम जब इक्विटी शेयर होल्डर को अगर हम कुछ देते हैं, जैसे डिबेंचर को इंटरेस्ट देते हैं, लोन वालों को इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे ही अगर इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं तो वो फिर हमने दिया तो हमारा कैश गया, इसलिए वो माइनस होगा। एंडिंग में हमारा बचा 33,000 रुपीज़। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 6A। इसमें हमें क्या दिया हुआ था, इसमें हमें ना 3 प्रोडक्ट दिए हुए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था और के कंपैरिजन में, X, Y और Z। अब इसमें हमें दिया हुआ था X, Y और Z मटेरियल, हमसे ये कहा था कि ये बताओ कि इनमें से हमें कौन सा खुद बनाना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और कौन सा हमें बाहर से खरीदना चाहिए। अब खुद की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी दी हुई है और बाहर से खरीदने की कॉस्ट भी दी हुई है, तो जो हमें बनाने से सस्ता पड़ेगा वो तो हम बना लेंगे, जो हमें बाहर से सस्ता पड़ रहा है लेकिन हम खुद बनाएंगे तो महंगा पड़ रहा है, तो फिर हमें जो चीज़ सस्ती, जहाँ से सस्ती होगी, अगर कोई बाहर से सस्ता मिल रहा है, मान लो हम कोई चीज़ है, मान लो घर पे ही मैं कुछ बनाती हूँ, लाइक हमने ये पेन ही बनाया, ठीक है। अब ये पेन जो है, ये पेन 5 रुपये का ये पेन आता है और 5 रुपये का इसका ढक्कन आता है, तो ये टोटल मिला के अगर मैं इनको असेंबल करके घर पे बनाऊंगी और मेरी मेहनत का भी पैसा लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो टोटल मेरे को पड़ेगा 1 रुपये की मेरी मेहनत, 5 रुपये का मेरा पेन, और मेहनत का पैसा अगर मान लो ना भी लो तब भी 5 रुपये का पेन और 5 रुपये का ढक्कन,
तो अगर दोनों को मिला के बनाना पड़ेगा तो ये टोटल कितने का पड़ गया, 10 रुपये का। और मार्केट से मुझे ये चीज़ कितने की मिल रही है, मार्केट से मुझे यही चीज़ 7 रुपये में मिल रही है, तो मैं बनाने की बजाय 7 रुपये में खरीदना पसंद करूँगी। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो ये मटेरियल है, अगर आप पूरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको कितना, और बॉट आउट प्राइस मतलब बाहर से अगर हम परचेज करेंगे तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल, मान लो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा एक्स में 12 का, वाई में 4 का, जेड में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम सबसे पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे। खरीदने की कॉस्ट तो हमें दी हुई है, बॉटम प्राइस तो हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम खरीदने की कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट निकालेंगे। बनाने की कॉस्ट क्या होगी, सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करना होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी लग चुकी, ये तो चाहे हम बाहर से खरीदें या खुद बनाएं, ये तो हमारी लग चुकी, तो ये हमारे लिए अब वैल्यू नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी लग चुकी है, ये तो जाएगा ही जाएगा, चाहे आप बनाओ या ना बनाओ। तो अब हम बनाएंगे कि बनाने की कॉस्ट हमारी कितनी आती है। तो सबसे पहले मटेरियल एक्स वाई जेड में ऐसी डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, हमारी मटेरियल लगा, लेबर लगी, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड मतलब छोटी मोटी चीज़ें, लाइक जैसे कोई पेन है तो उसका ढक्कन, ये हो गया उसका, या इसको मतलब शेप देने का जो तरीका होता है, शेप देने में जो हमारा खर्चा आएगा, मान लो ढक्कन ऐसा नहीं ऐसा है तो अब इसको ऐसे करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब इसको प्रॉपर वेरिएबल ओवरहेड मतलब थोड़ा बहुत जितना भी खर्चा आएगा वो इसको पूरा प्रॉपर बनाने के लिए वो अब टोटल इनकी कॉस्ट आई 18, 24 और 16। लेकिन जब हम बाहर से खरीदते हैं तो एक्स हमें 15 का मिल रहा है, वाई हमें 45 का, जेड हमें 25 का। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फ़ायदा किस में हो रहा है। हम अगर एक्स को बनाते हैं तो 18 का बनता है, और अगर परचेज करते हैं तो 15 का। इसका मतलब ये खरीदने में सस्ता पड़ रहा है, तो ये हमें खरीदना चाहिए। वाई जो है, वाई हमें बना रहे हैं तो 24 का पड़ रहा है, मार्केट से ला रहे हैं तो 45 का पड़ रहा है। इसका मतलब मार्केट से ये महंगा पड़ रहा है, ये भी हमें अगर देखा जाए तो सिर्फ हमें बनाना चाहिए। और जेड जो है वो भी खुद बनाएंगे 16 का, बाहर से लाएंगे तो 25 का। तो इसका मतलब इसमें हमें सिर्फ ये मार्केट में महंगा पड़ रहा है। अब वैसे देखा जाए तो ये हमें बनाना चाहिए, ये दोनों मार्केट से खरीदने चाहिए। तो इसीलिए अब हम ये जो है ये हम बनाएंगे, ये +3 होगा, ये हम बनाएंगे, और ये दोनों में महंगे पड़ रहे हैं तो ये हम बाहर से खरीदेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन ये क्या था, ये क्वेश्चन था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। इसमें हमें वेरिएंस निकालना होता है। वेरिएंस का एक्चुअल मतलब होता है डिफरेंस निकालना होता है। मतलब हमारे बजटेड, हमने मान लो अगर मैंने कोई चीज़ का बजट बनाया कि मान लो मैंने इस पेन का ही बजट बनाया कि बजट मेरा बना इस पेन का 9 रुपये, और एक्चुअल जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 10 रुपये। तो मतलब मेरे को नुकसान हुआ, फ़ायदा मेरे को हो गया नुकसान 1 रुपये का। तो जो नुकसान को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, नुकसान को बोलते हैं एडवर्स। और जो फ़ायदा होता, मान लो इस पेन को मैंने बजट बनाया 9 का और कॉस्ट आ गई मेरी 8 रुपये, तो मेरा 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो उसे कहते हैं फेवरेबल। फेवरेबल मतलब हमारे फेवर में है, फेवर मतलब फ़ायदा। तो इसीलिए अब हम स्टैंडर्ड, अब इसमें मांगा है हमसे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब वो ओवरहेड जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है, जो हमारा फिक्स है वो अब क्या होता है, वो फिक्स भले ही है, लेकिन जब हम एक्चुअल और बजटेड में कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम बजट कभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, इसमें पूछा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब हमारे जो, तो अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। मतलब अगर हमने फिक्स्ड ओवरहेड 20,000 निकाला है तो अब हम इसे रिकवर कैसे करेंगे। तो रिकवर करने के लिए क्या करना होगा हमें, सबसे पहले हम निकालेंगे किस रेट से हम इसे रिकवर करेंगे। मतलब बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, मतलब 20,000 डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 20,000 आवर्स है ना, 20,000 डिवाइड बाय 20,000 1, मतलब 1 रुपी पर आवर हम इसे रिकवर करेंगे। और स्टैंडर्ड आवर फॉर आवर, अब हमें क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन का बजट तो लिया था 10,000, लेकिन बन गए 10,040, और ओवरहेड हमारा लगा एक्चुअल में 20,000 ही। बजट हमने 20,000 किया था, 20,000 ही लगाया। प्रोडक्शन की यूनिट जो है वो ज़्यादा हो गई और लेबर आवर भी थोड़े से ज़्यादा लग गए। अब हमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आवर। इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो 10,400 यूनिट के लिए, जैसे स्टैंडर्ड में 10,000 के लिए 20,000 आवर्स दे रखे हैं, तो ऐसे ही 10,400 के लिए कितने आवर्स होंगे। तो अब हमें ये बजट आवर्स निकालने होंगे, 20,000 डिवाइड बाय 10,000। अगर हम बजट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे जो आवर्स हैं वो 20,800 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने, 20,100 रुपये।
मतलब 20,100 आवर्स लगे, और अगर इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 20,800 आवर्स लगने चाहिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लेबर थी वो अच्छी थी, उसने 20,800 घंटे का काम 20,100 घंटे में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का अब इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें फॉर्मूला देखना होगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 20,800 इंटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट 1 माइनस में 20,000। एक्चुअल में हमारे फिक्स्ड ओवरहेड कितने लगे, मतलब 800 हमारे फेवरेबल हुआ। अब आया सेकंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा बजटेड एक्सपेंस कितना था और एक्चुअल एक्सपेंस कितना लगा। बजटेड हमारा 20 था, एक्चुअल भी 20 लगा, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारा 0 है। ऐसे ही नेक्स्ट होगा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब हमारे लेबर की एफिशिएंसी। अब ये हमें देखने से भी पता लग रहा है कि हमारे फायदे में होनी चाहिए। हमारी जो लेबर है उसने 20,800 घंटे का काम 20,100 घंटे में कर दिया। तो अब ऐसे ही हम करेंगे स्टैंडर्ड रिकवरी रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड 1 इंटू में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 20,800 माइनस में एक्चुअल आवर्स। मतलब अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो 10,400 यूनिट के लिए 20,800 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने 20,100। इसका मतलब स्टैंडर्ड रिकवरी रेट ऑफ फिक्स ओवरहेड, क्योंकि फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है, तो वो हम स्टैंडर्ड रिकवरी रेट ऑफ फिक्स ओवरहेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 हमारे फेवर में आया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन होती है। लाइक मान लीजिए ये 10 रुपये का पेन है, अगर इस 10 रुपये का पेन है, अब मेरी इसमें कॉस्ट 5 रुपये का ये और 5 रुपये ये बनाने में आई, अगर मुझे 5-5 रुपये आई और तो फिर क्या मैं इस पेन को कितने में बेचूं कि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो। दैट मीन्स ₹10 में, ₹10 में अगर मैं इस पेन को बेचती हूँ, 5 रुपये का ढक्कन और 5 रुपये का ये पेन विदाउट ढक्कन, तो ये दोनों को मिला के 10 रुपये कॉस्ट आई। तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा क्या होता है, अगर मैं 10 रुपये में इस पेन को बेचती हूँ तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ लेकिन मुझे कोई लॉस भी नहीं हुआ। दैट वो सिचुएशन जो होती है दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूछा है सेलिंग प्राइस हमारा 3 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 2 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट हमारी 90,000 है। तो इन्होंने पूछा है कि कितनी यूनिट हम बेचें कि हमको नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन है। अगर हम 1 यूनिट बेचते हैं तो 3 रुपये सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपी, फिक्स कॉस्ट वही हमारी 90,000, तो 1 माइनस 90,000, तो ये तो हमें 89,999 का लॉस हो गया। तो इसी तरह इन्होंने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ हमें देखना होगा कॉन्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें निकालना होगा 3 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट 1, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आया हमारा 1, फिक्स कॉस्ट है हमारी 90,000, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर हम 90,000 यूनिट बेचेंगे तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें एक बार चेक भी करके देख लेना चाहिए कि हमारा जो आंसर आया वो ठीक आया कि नहीं। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप आंसर में लिखो, आप इतना भी कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसे चेक भी कर लेना चाहिए। तो हम एज्यूम करते हैं हमने 90,000 यूनिट्स बनाए और बेचे, तो जब सेलिंग प्राइस की बात आती है तो 90,000 इंटू 3 2,70,000, 2,70,000 हमारी सेल हुई। इसमें से अब हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, 90,000 इंटू 2 जो कि हमें गिवन है 1,80,000, बचे 90,000। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा इतना आ गया। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे 90,000, तो बेचा कितना 0, और यही हमारी ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यही हमारी ब्रेक इवन सिचुएशन होती है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था, वो भी ऐसे ही था। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई थी, फिक्स कॉस्ट दी हुई थी। हमें क्या निकालना था, हमें ऐसी सिचुएशन निकाली थी। अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट हमसे नहीं पूछा है, हमें ऐसी सिचुएशन निकालनी है जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 40,000 रुपीज़ हो। तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी हमें फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूला क्या होगा, सेल वॉल्यूम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें सेल वॉल्यूम इन यूनिट्स निकालना है
और प्रॉफिट 40,000 होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, हालांकि बाद में हम चेक भी करेंगे, लेकिन पहले हम निकालेंगे कैसे ये तो हमें फॉर्मूले से ही पता लगेगा, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, यही पेपर में लगेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 इज इक्वल टू 4। अब आता है हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 60,000, 40 प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 40,000। यहाँ अगर ये जितना भी लिखता उतना हम यहाँ रखते, डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन करते, तो ये आता हमारा 25,000 यूनिट्स। मतलब अगर हम 25,000 यूनिट्स अगर हम बनाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा 40,000 का, जो कि हमसे मांगा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे चेक करके भी देख लेते हैं। हमने 25,000 यूनिट्स बनाए, तो 25,000 इंटू 10 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर देंगे, 25,000 इंटू 6 1,50,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आया हमारा 1 लाख। अब इसमें से हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 60,000 फिक्स कॉस्ट माइनस होगी तो प्रॉफिट बचा 40,000। हैंस प्रूफ 40,000 हमसे मांगा था, हमारा प्रॉफिट बचा भी 40,000। अब हमसे एक सेकेंड चीज पूछी है, सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 पर यूनिट। अब हमसे सेल उसमें नहीं पूछे कि हमें कितनी यूनिट सेल करना चाहिए, अब हमें ये पूछा है कि हमारा पर यूनिट जो प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब एक पेन बेचने पे, पहले हमसे पूछा था हम कितने पेन बेचे कि हमारा 40,000 प्रॉफिट आए। अब हमसे पूछा है एक पेन पे हमें 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, तो हम कितना अपना सेलिंग प्राइस रखें। तो जब हम ये बात आती है कितने हम यूनिट बेचें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दें, नहीं, हमें ये पूछा है कि एक पेन पे हमें 2 रुपए बचे और हम कितने पेन बेचें। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका तो ये नहीं हम अपना जो सेलिंग प्राइस है वो 10 से बढ़ा के 12 कर देंगे, नहीं, सेलिंग प्राइस हमारा सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी, बस हमें प्रॉफिट जो है वो पर यूनिट पे 2 चाहिए। एक पेन पे हमें 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए, तो कितने पेन हम सेल करें। तो वही, अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी होगी। जैसे कि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स x मान लेते हैं, मतलब हमें जितने पेन सेल करने हैं ना, अभी हमें ये पता नहीं तो हम इसे x मान लेते हैं, और प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 2x, मतलब जितने हमारे यूनिट्स है ना इंटू 2, पर यूनिट 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए ना। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट। लाइक हम यहाँ लिख भी देते हैं, प्रॉफिट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस में फिक्स कॉस्ट, यही होती है हमारी प्रॉफिट की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एज्यूम करेंगे प्रॉफिट हमें कितना चाहिए 2 इंटू पर यूनिट, 2 पर यूनिट इंटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 2x, नंबर ऑफ यूनिट हमने x मान लिया, सेम सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स हमने x मान लिया 10x माइनस में 6x, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 6 और नंबर ऑफ यूनिट्स x मान लिया, तो 6 इंटू x माइनस में फिक्स कॉस्ट हमारी दी हुई है, इसमें x लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ये चेंज नहीं होती, तो ये पूरी 60,000 ही रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x 4x माइनस 60,000 दैट इज 60,000 इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 30,000। अब ये हमारा 30,000 आ तो गया, लेकिन अब हमें इसे चेक भी करके देखना होगा। तो जब हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लेंगे इसको 30,000 इंटू 10। अब इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 30,000 इंटू 10 में से माइनस करेंगे 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 1,80,000, सेलिंग प्राइस 3 लाख था, 1,20,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया, इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 60,000, तो बचे प्रॉफिट 60,000। अब हमें पर यूनिट देखना है, तो 60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि हमारा आ गया था 30,000 डिवाइड, तो 2 पर यूनिट आ गया, दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड कि हमारा एक पेन पे 2 रुपये प्रॉफिट तब आएगा जब हम 30,000 पेन बेचेंगे, मतलब 30,000 यूनिट जब हम बेचेंगे। अगर इससे कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो हमारा प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हो जाएगा। एग्जैक्ट 2 रुपये चाहिए तो एग्जैक्ट 30,000 ही हमें सेल करना होगा। हमारी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और भी किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की। अदरवाइज़ हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे पहले इसकी वीडियो, फिर असाइनमेंट की वीडियो, फिर धीरे धीरे हम जो है वो फुल कोर्स भी शुरू करेंगे। तो अभी राइट नाउ तो नहीं शुरू हो पाएगा, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट हाँ हम शुरू करेंगे। तो थैंक यू। और आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ और चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।